जय हिंद, वंदे मातरम। कर्नाटका सरकार की तरफ से कल एक बहुत ही अजीबोगरीब फैसला निकलकर सामने आया, जिसमें कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात करी। वो आरक्षण जिससे कि हमारे देश में ऑलरेडी कई बार डिबेट्स हो चुकी हैं। कई लोग इसको पसंद करते हैं, कई लोग इसको नापसंद करते हैं। दोनों के ही पास में अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आरक्षण से परेशान तो लोग हैं। अब आरक्षण किस प्रकार का हो, ये कौन डिसाइड करेगा? तो अब ऐसे में जब सरकारों ने प्राइवेट सेक्टर को लेकर आरक्षण की बात करी, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले से परेशान यूथ और भी ज्यादा भौकाल हो गया, और भी ज्यादा बौखला गया। अब लेकिन यहां पर बात सिर्फ इतनी नहीं थी, क्योंकि इस बार यूथ का साथ देने के लिए प्राइवेट कंपनियां भी थी। वो प्राइवेट कंपनियां जो कि अपने हजारों करोड़ रुपए लगाकर एक कंपनी सेटअप करती हैं, अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करती हैं, मार्केट में कंपटीशन बनाती हैं। उन कंपनीज को अब सरकार डायरेक्ट करने लगी कि भैया आपको इतना तो आरक्षण करना ही पड़ेगा। मतलब एक गवर्नमेंट सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाली इन कंपनियों के साथ में खिलवाड़ करने लगी। और हुआ भी फिर वही। कंपनी ने जब बताया कि भैया तुम्हारी स्टेट की जीडीपी में 25% जो कंट्रीब्यूशन है वो हम जैसी कंपनियों का ही है, तो आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? 11,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं आपके यहां पर, और इतने सारे टैलेंटेड लोग बाहर से आकर यहां पर काम कर रहे हैं, जो कि आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करते हैं। आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर ऐसे में देर शाम होते होते फैसला आया कि अभी इस पूरे फैसले के ऊपर, आरक्षण वाले के ऊपर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। ऐसे ही कुछ पिछले साल 2020 के बाद में आई थिंक हरियाणा में भी हुआ था, और उस बिल के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि यह असंवैधानिक फैसला है। लेकिन आपको एक बात जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि हमारे देश में एक तरफ जहां पर सरकारें आरक्षण करने पर तुली हुई हैं, और बांग्लादेश जैसे देश में, जिसको कि आजादी हमने ही दिलवाई थी एक समय पर, वहां पर आरक्षण का पुरजोर विरोध हो रहा है। मैं जानता हूं आपको सुनकर झटका जरूर लगेगा, लेकिन यही एक रियलिटी है कि बांग्लादेश में इस समय इस देश का, मतलब बांग्लादेश का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, और ये प्रोटेस्ट करने वाले यूथ हैं। और इस यूथ का यही कहना है कि हमको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं चाहिए। दरअसल अगर हम लोग बांग्लादेश की गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, तो वहां पर करीब करीब 56% का, 56% का टोटल आरक्षण है। इस आरक्षण में से 30% जो आरक्षण जाता है वो जाता है फ्रीडम फाइटर्स को और उनकी फैमिलीज को। इसके बाद 10% जाता है महिलाओं को, 10% जाता है अंडर प्रिविलेज जो एरियाज होते हैं उनको, 5% जाता है इंडिजिनियस कम्युनिटीज को, और 1% जाता है डिसेबिलिटीज को। ऐसे में कुल मिलाकर इनको 56% का वहां पर आरक्षण है। यूथ का कहना है कि 30% का जो आप दे रहे हो आरक्षण फ्रीडम फाइटर्स को, भाई वो फ्रीडम फाइटर्स तो देश को आजादी दिलाकर चले गए, उनके जो बच्चे हुए उन्होंने भी इसका फायदा उठाया, और अब पोते भी उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बाकी लोगों के साथ में एक शोषण हो रहा है। और ये इस फैसले के ऊपर 2018 में रोक भी लग गई थी। मतलब 2018 में आरक्षण को टोटली खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से इसको वापस लाने की तैयारी चल रही थी, जिससे कि नाराज होकर यूथ ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। मतलब इस पॉइंट को देखकर मुझे वाकई में लगता है कि इससे तो फिर बांग्लादेश के यूथ के ज्यादा जागरूक है, जो कि अपने देश में आरक्षण के खिलाफ इस प्रकार से इतना हल्ला बोल रहा है। अभी एक चीज के ऊपर और सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है बांग्लादेश में, कि यूथ का कहना, चलिए ठीक है, अगर आपको आरक्षण रखना ही है तो आप 56 नहीं 26% रखेंगे। 26% मतलब आप इंडिजिनियस कम्युनिटीज के लिए रखिए, आप डिसेबिलिटीज के लिए रखिए, आप महिलाओं के लिए रखिए, आप अंडर डेवलप्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, उनके लिए रखिए, मतलब 26% रखिए। लेकिन जो 30% वाला आपने फ्रीडम फाइटर्स को लेकर कोटा रख के रखा है, आप उसको टोटली स्क्वैश कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा हक खाने का काम कर रहा है और कुछ भी नहीं। अब देखिए, आप जरूर एक बार को सोचेंगे कि अरे यार, क्या मतलब होता है ऐसा प्रोटेस्ट करने से, क्या मिल जाता है ऐसा प्रोटेस्ट करने से? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, चाहे आप भारत की बात कर लें या आप बांग्लादेश की बात कर लें, ये जो देश है, यहां पर जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से सरकारी नौकरियों की अगर हम बात करें तो ये काफी कम है। 3.8 3.9% की कोई दर है, और ये कई सारी डेवलप कंट्रीज के सामने काफी कम है। मतलब दूसरे देशों में 20-20 25-25% तक इस प्रकार की पूरी कहानियां चलती हैं एम्प्लॉयमेंट की, जो कि भारत में 3.5-4% के बीच में। अब वापस आते हैं भारत के ऊपर। बांग्लादेश में मैंने आपको बताया ही, भारत में दरअसल कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह के फैसले कर रही हैं। देखिए, हम ये चीज जानते हैं कि इस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, और सबसे तेजी से आगे बढ़ने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ही किया जा रहा है। गवर्नमेंट कंपनियों की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन आता है, लेकिन जो एक मेजॉरिटी ऑफ चंक आता है वो प्राइवेट कंपनीज की तरफ से ही आता है। अगर कर्नाटका की गवर्नमेंट ये बोलती है कि नहीं भैया, आपको तो हमारे यहां पर स्थानीय लोगों को आरक्षण देना पड़ेगा, तो आप मुझको एक बात बताइए
कि आखिर कंपनीज जो हैं वो क्यों ही कर्नाटका में काम करना चाहेंगी। भाई अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए लगा रहा है तो वो तो यही चाहेगा ना कि उसको 100 का 120 मिले। वो ये थोड़ा चाहेगा कि स्टेट में काम करने से अगर मेरा 100 या 80 रुपए बदल रहा है तो भैया यार मैं यही काम करूंगा, वो दूसरी स्टेट चला जाएगा। सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर कर्नाटका की सरकार इस फैसले को लेती तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हरियाणा सरकार का ऑलरेडी एक ऐसा फैसला हम लोग पलटते हुए देख चुके हैं, तो फिर उसके सामने इन सब बातों को रखने का कोई सेंस था या नहीं था, ये चीज तो अपने आप में ही एक सवाल है। अच्छा, और इन्होंने जो पूरी कंडीशंस रखी थी वो कंडीशंस भी बहुत ज्यादा अजीब सी थी। मतलब जो कोटे को लेकर इन्होंने बात कही थी कि यार ऐसा कोटा रखेंगे वैसा कोटा रखेंगे, वो वाकई में बहुत ज्यादा अजीबोगरीब थी और उनको देखकर ऐसा लगता था कि यार क्या ही है। जैसे कि इन्होंने लिखा था कि भाई कन्नडिगास को 50% मैनेजमेंट पोजीशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा और 75% नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस पे दिया जाएगा। अगर हम मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करें तो इनमें आ जाता है सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, टेक्निकल, ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड हायर रोल्स एक्सक्लूडिंग डायरेक्टर्स। मतलब डायरेक्टर्स को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है भाई, कंपनी के इतने बड़े ओहदे वाले व्यक्ति को, जो कि कई सारे केसेस में कंपनी का ओनर भी होता है, वही वाली पोजीशन में तुम आरक्षण कर दोगे तो फिर तुम्हारे कंपनी कौन खोलेगा, है ना। नॉन मैनेजरियल की अगर हम लोग बात करें, जहां पर 75% की बात थी, तो वहां पर आ जाता है क्लरिकल, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, आईटी एम्प्लॉइज और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब रिजर्वेशन फॉर लोकल की जो बात की जा रही थी, उसमें लोकल को जिस तरीके से इन लोगों ने परिभाषित किया, जरा वो भी 2 मिनट सुनिए। इनका कहना है कि जो व्यक्ति कर्नाटका में पैदा हुआ हो, उसके पास कम से कम 15 साल का डोमिसाइल हो कर्नाटका में रहने का, उसको पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और कन्नड़ भाषा लिखनी भी आनी चाहिए एक लेजिबल मैनर में। उसने जो रिक्वायर्ड टेस्ट होता है नोडल एजेंसी से, जो टेस्ट होता है उसको उसके भी पास किया हो, अगर उसके पास में बाकी के डोमिसाइल वगैरह नहीं है तो, या उसने वहां के जो स्कूल्स हैं वहां से पढ़ाई नहीं करी है तो। अगर आपको इस स्कीम को लेकर एलिजिबल होना है, ये जो पूरा एक आरक्षण वाला स्कीम था, तो उसके लिए कैंडिडेट के पास में वहां के सेकेंडरी स्कूल की एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो उसने कन्नड़ भाषा के अंदर किया पूरा, है ना। और जिन्होंने कन्नड़ भाषा वहां के सेकेंडरी स्कूल से नहीं पढ़ी है तो उनको वहां पर कन्नड़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, जो कि नोडल एजेंसी वहां पर गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के आधार पर कंडक्ट कराती है। मतलब सीधे तौर पर कह दो ना कि आपको नहीं रखना है दूसरे लोगों को। कई लोगों ने सोशल मीडिया के बाद इसके बाद यही बात कही थी कि आप स्टेट्स के बीच में एक तरह का डिवीजन पैदा कर रहे हो, है ना, एक डिवीजन। मतलब इस समय कर्नाटका के पास में जो एक एज है आईटी इंडस्ट्री होने का, बाकी स्टेट से आगे रखने का, वो कहीं ना कहीं अपने उस एज को ही खो देगा। और शायद इसीलिए इन लोगों को इस फैसले के ऊपर रोक भी लगानी पड़ी। तो यहां पर ये कुछ फैसले हैं जो कि इन लोगों के निकल कर सामने आए। और अगर कोई कंपनी आरक्षण के लॉज को इंप्लीमेंट नहीं करती तो उनके ऊपर 10,000 से लेकर 25,000 तक का फाइन भी लग सकता था और 100 रुपए पर डे तक का फाइन लगता जब तक कि वो इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर आपको समझना यह पड़ेगा कि आखिर जो ये रिजर्वेशन की बात चल रही है पूरी प्राइवेट जॉब में, वो आखिर आई कहां से। तो इसके पीछे जो आइडिया बताया जा रहा है वो ये है कि भाई कर्नाटका की जो गवर्नमेंट होती है वो इन कंपनीज को अपने प्लांट सेटअप करने में, अपने ऑफिसेज बिल्ड करने के लिए काफी सारी जमीन प्रोवाइड करती है सब्सिडीज के साथ में। तो यहां पर सरकार का ये कहना है कि भैया हम अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिन चीजों का दावा करके आए थे, जिन चीजों का वादा करके आए थे, हमें तो उन चीजों को पूरा करना पड़ेगा। तो जब सरकारी से ये जो प्राइवेट कंपनी इतना फायदा लेती है, इतनी सब्सिडीज लेती हैं, तो फिर हमारा भी तो ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम भैया लोगों को कुछ ना कुछ तो वापस करें। तो इसीलिए ये लोग ऐसी चीजें चाह रहे थे। अब सोशल मीडिया के ऊपर इसका मैसिव बैकलैश देखने के लिए मिला। मोहनदास पाई ने इसको लेकर लिखा कि ये जो बिल है इसको कचरे में फेंक देना चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, रिग्रेसिव है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है। साथ ही साथ उन्होंने जयराम रमेश को भी टैग किया। उन्होंने लिखा कि इस गवर्नमेंट टू सर्टिफाई हु वी आर, क्या गवर्नमेंट सर्टिफाई करेगी कि हम कौन है। ये एक तरह का फास्टेस्ट बिल है एक एनिमल फार्म में। ये बिल्कुल बिलीवेबल नहीं है कि कांग्रेस जो है वो इस तरह के बिल के साथ आ सकती है। गवर्नमेंट ऑफिसर विल सिट ऑन रिक्रूटमेंट कमिटीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। मतलब कि हम लोग किन लोगों को रखेंगे अब ये सरकार तय करेगी, तो ऐसे तो कंपनी चलने सरे, है ना। किरण मजूमदार शॉ ने इसको लेकर लिखा कि एज अ टेक हब वी नीड स्किल्ड टैलेंट एंड विल्स द एम इज टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर लोकल्स, वी मस्ट नॉट अफेक्ट आवर लीडिंग पोजीशन इन टेक्नोलॉजी बाय दिस मूव। इनका कहना है कि भैया हम लोग स्किल टैलेंट को चाहते हैं और अगर हमारा एम ये रहेगा कि हम लोग नौकरियां दें तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। देयर मस्ट बी सिवियर्स दैट एम्प्टी हाईली स्किल्ड रिक्रूटमेंट फ्रॉम दिस पॉलिसी। मतलब कि इससे सीधे सीधे भर्तियों के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा।
नैस्कॉम जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने तक इसको लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया और स्टेटमेंट में उन्होंने काफी बातें कही और इन्होंने रीलोकेशन तक की धमकी दे दी। काफी बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने जारी किया। एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा का पूरा लेटर ही लिख दिया। हेडिंग इनकी ये थी कि नैस्कॉम एंड इट्स मेंबर डिसअपॉइंटेड एंड एक्सप्रेस डीप कंसर्न regarding the passage of Karnataka state government of local industries factories establishment act bill 2024। मतलब इन्होंने तो रिलोकेशन की ही धमकी दे दी थी। अब देखिए, जब रिलोकेशन की धमकी की बात आई तो अपॉर्चुनिस्ट लोग तो बैठे ही रहते हैं, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। चंद्रबाबू नायडू जो कि आज की तारीख में सीएम है, उनके पुत्र लोकेश नारा ने लिखा नैस्कॉम को रिट्वीट करते हुए कि हम आपके डिसअपॉइंटमेंट को समझ सकते हैं और इसीलिए हम आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए हम लोग आपको हमारे यहाँ पर इनवाइट करते हैं। हमारे आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो मिल सकती हैं। हम आपको बेस्ट इन क्लास फैसिलिटीज ऑफर करेंगे, पावर रहेगी अनइंटरप्टेड, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, मोस्ट सूटेबल स्किल्ड टैलेंट देंगे आपके आईटी एंटरप्राइज के लिए बिना किसी गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन के। सीधी सी बात यह है कि अगर आप कुछ गलत चीज करोगे तो फायदा दूसरे राज्य उठाएंगे और अगर आप इसी तरह की पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एक डिवीजन भी पैदा होगा। कर्नाटका सरकार ने हालांकि अपना यह फैसला भी वापस ले लिया है, लेकिन हो सकता है भविष्य में इसको दूसरे तरीके से मोल्ड करके आरक्षण का परसेंटेज कम करके एक बार फिर से हमारे सामने रख दिया जाए। तब क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।